हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। और आप लोगों का मेरे चैनल स्मार्ट संस्कृत व्याकरण बाय भावना में स्वागत है। यहाँ पे आप लोगों को संस्कृत इजी वे में सीखने को मिलेगी। और आप लोग जो है इससे पहले जितनी भी वीडियो है विभक्ति और यहाँ तक कि उच्चारण, स्थान, वर्णमाला और संधि से रिलेटेड सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप लोगों को जो जो वीडियो देखनी है जाके जरूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट भी बनाई है, शॉर्ट भी डाली हूँ, लॉन्ग भी डाली। आप लोगों को जिस तरह से समझना है, देखना है, उस तरह से आप लोग देखिए, ठीक है। मेरा प्रयास बस संस्कृत को इजी वे में सिखाना है, ठीक है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद कि वो लोग अपना जो है सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पंचमी विभक्ति है उसका जो कह लीजिए बेसिक इंफॉर्मेशन, जो मूल आधार है, जो हमारे लिए कंपलसरी है, जितनी बातें जानना पंचमी विभक्ति से रिलेटेड उतना हम लोग जानेंगे। और वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। बीच बीच में आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिकें भी मिलेंगी जो आपको पंचमी विभक्ति को समझने में और पहचानने में जो है हेल्प करेगी, चाहे क्लास में चाहे परीक्षा में, ठीक है, या कहीं भी आप रहें तो वो छोटी छोटी ट्रिकें काम आएंगी आप लोगों के। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो कोई शुरू करेगा तो सब कुछ पहले ही नहीं बता देगा। मतलब कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड तभी कोई चीज समझ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का कीमती समय ना लेते हुए स्टार्ट करती हूँ। पंचमी विभक्ति, तो हमारा जो है संस्कृत में विभक्ति जब बात आती है कि विभक्ति, तो विभक्ति जो है हमारा सुप प्रत्यय है, ठीक है। वो जो सुप प्रत्यय है वो शब्दों में लग के जो रूप बनाते हैं, ठीक है, शब्द रूप। तो शब्द रूप जो चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो ये जो हमारा इसमें आता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, जो इस तरह से क्रम आता है हमारा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यही क्या कहलाता है, हमारा विभक्ति कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि विभक्ति कितनी है। तो संस्कृत में जो हमारी विभक्ति है वो 7 होती है, ठीक है। विभक्ति जब पूछा जाए तो हम कितना बताएंगे, विभक्ति 7 होती है। लेकिन जो संबोधन है वो छोटी क्लासों में उसको भी ले लिया जाता है तो 8 कह दिया जाता है, ठीक है। तो क्लियर जो है 7 ही होती है। 8 कब होती है, छोटी क्लासों में, जैसे 6, 7, 8 में। अब 9, 10 की जो बुक है व्याकरण विधि उसमें भी 7 ही दिया है, ठीक। तो कुल मिला के विभक्ति जब भी पूछा जाएगा तो 7 है, और संबोधन को लेके 8 हो जाता है, लेकिन वो छोटी क्लासों में होता है, ठीक। ये क्लियर कर लीजिए। अब बात आती है कि विभक्ति के प्रकार। जब विभक्ति के प्रकार आएगा तब हम कितना बताएंगे, 2 बताएंगे, एक कारक और एक उपपद, ठीक है। कारक विभक्ति क्या है, क्रिया के आधार पर जब विभक्ति लगती है। और उपपद विभक्ति क्या है, जब हमारा किसी विशेष शब्द यानी वीआईपी शब्द की वजह से वाक्य में विभक्ति लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक। ये तो हमारी छोटी छोटी जो जानकारी है कंपलसरी है वो है, ये हुई, ठीक। तो हम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये जो क्रम में पढ़ते हैं तो उसमें जो है 4 क्रम हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग 4 क्रम पढ़ चुके हैं। प्रथमा पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्वितीय भी हम पढ़ चुके हैं, तृतीय भी पढ़ चुके हैं, चतुर्थी भी पढ़ चुके हैं। ये जो चारों विभक्तियां हैं हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। और संस्कृत व्याकरण विधि में जितना भी हमारा था टॉपिक वो सब हम क्लियर कर चुके हैं, सूत्र के जरिए भी और वैसे भी, ठीक। नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देखिए। अब बात आती है हमारी पंचमी विभक्ति की। किसकी, पंचमी विभक्ति का। तो अब पंचमी विभक्ति में जो है सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कारक और चिन्ह जानेंगे, फिर उदाहरण से भी समझेंगे, फिर पहचानने की ट्रिक जानेंगे, फिर परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बन सकता है, बनता है, और अंत में रिवीजन। तो पूरे इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल पे समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो ये तो हमारा जो है क्लियर हो चुका है। बात आती है पंचमी। तो जैसे इन चारों का अपना अपना कारक है, ठीक। जैसे इन प्रथमा का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थी का अपना कारक और चिन्ह है, उसी तरह पंचमी का भी अपना क्या है, कारक है और चिन्ह है। अब कैसे कोई पहचानेगा कि ये पंचमी है, कैसे जानेगा। अब कोई घर में एग्जाम्पल तौर पे आप लोग समझ लीजिए, जैसे घर में लोग हैं तो सबका नाम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, उनकी पहचान हो सके, ठीक। नाम इसीलिए ना रखा जाता है कि इनका नाम रीना है, इनका नाम जो है रोहन है, ये रौनक है। तो नाम से हमें पता चल जाता है, क्या नाम क्यों रखा जाता है, किसी की पहचान बताने के लिए। तो यहाँ पे जो पंचमी विभक्ति है इसकी पहचान क्या है कि इनका और काम क्या है, अपदान है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है क्या है, से है। यानी जब किसी वाक्य में जो है से चिन्ह दिखेगा तब वहां हमारा पंचमी विभक्ति हो सकता है। अब बात आती है कि कारक, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंचमी विभक्ति है इसकी पहचान क्या है, इसका चिन्ह है से, क्या है,
से, वाक्य में से दिखेगा। और क्या रहेगा, वो से किससे संबंधित रहेगा, अलग होने के अर्थ में रहेगा। जो से का चिन्ह रहेगा, जो वाक्य है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है अलगाव महसूस होगा। ठीक है, यानी चीजें क्या होगी, या तो दूर हो रही होगी या फिर अलग हो रही होगी। ठीक, तो ये जो से चिन्ह है किस रूप के लिए है, अलग होने के लिए है, दूर होने के अर्थ में है। आप यदि इजी वे में समझना चाहते हैं कि बिछड़ना, ठीक है, बिछड़ना तो समझ जाएंगे ना कि अलग होना, बिछड़ना, दूर होना। ठीक, किसी चीज से मतलब कोई चीज स्थिर है, उससे दूरी जो हो रही है उसी को हम बोलते हैं अलग होना, दूर होना। ठीक है, इसको अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले चिन्ह और कारक समझ लीजिए। तो कुल मिला के आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी का अपना कारक व चिन्ह है, उसी तरह पंचमी विभक्ति का भी अपना कारक है और चिन्ह है। तो प्रथमा का क्या है, ने चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, यदि प्रथमा विभक्ति से लेके पंचमी विभक्ति तक हम क्लियर करें तो क्या आ जाएगा हमारा, कर्ता, प्रथमा, कर्ता, ने। यानी प्रथमा विभक्ति का जो कारक है क्या है, कर्ता है, और उसका चिन्ह क्या है, ने है। इसी तरह द्वितीय कर्म को, यानी तो जो द्वितीय विभक्ति है उसका कारक क्या है, कर्म है, और उसका चिन्ह क्या है, को है। फिर आती है बारी तृतीया, तृतीया करण से, तृतीया मतलब तृतीय विभक्ति से है, और इसका कारक चिन्ह क्या है, करण है, और इसका चिन्ह क्या है, से। अब यहाँ पे अभी आपको बताऊंगी दोनों से का अलग, तृतीय और पंचमी का जो से चिन्ह है वो किस तरह से अलग है ये भी बताऊंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा चतुर्थी संप्रदान के लिए। चतुर्थी से मतलब क्या, चतुर्थी विभक्ति से मतलब है। संप्रदान यानी जो कारक है चतुर्थी विभक्ति का क्या है, संप्रदान है, और इसका जो चिन्ह है क्या है, के लिए। ठीक, अब पंचमी का क्या चिन्ह आ जाएगा, कारक और चिन्ह क्या आ जाएगा, पंचमी अपादान से। तो कारक क्या है इसका, अपादान, और चिन्ह क्या आ गया, से। ठीक है, तो जब बात आएगी कि पंचमी विभक्ति का तो क्या आ जाएगा हमारा, पंचमी विभक्ति का कारक व चिन्ह। ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, कारक अलग रूप से पूछ दिया जाएगा, चिन्ह जो है अलग रूप से पूछ दिया जाएगा। तो कारक क्या है हमारा, अपादान, और चिन्ह क्या है, से। अब ये जो चिन्ह है से किस रूप में रहेगा, अलग होने के अर्थ में रहेगा। यानी जो से चिन्ह है वो उसका जो भाव है किस रूप में रहेगा, चीजों को अलग करने में रहेगा, चाहे दूर होने में, चाहे बिछड़ने में। ठीक, आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझिए। ठीक, मैंने तीनों बता दिया। तो इतना क्लियर हो गया कि पंचमी विभक्ति का जब कारक पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, कारक क्या हमारा, अपादान, और जब चिन्ह पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, से। और वो से किस रूप में होगा, अलग होने के अर्थ में होगा। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर लीजिए कि जैसे तृतीया है, इसका भी चिन्ह क्या है, से है, और जो पंचमी है इसका भी चिन्ह क्या है, से है। ठीक है, अब दोनों का जो चिन्ह है से ही है। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन बनता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि तृतीया में जो से रहेगा उसमें क्या होगी, चीज जो है जुड़ी होगी। अब जैसे इस मार्कर से मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ तो चीज चिपक रही है कि नहीं, तो तृतीय विभक्ति में जो से रहेगा उसका जो भाव है जुड़ने से होगा, साथ देने से होगा। ठीक, और जब पंचमी में होगा से का मतलब ये क्या होगा, अलगाव के अर्थ में होगा। तो जो वाक्य है उसको जब हम पढ़ेंगे तो जब अलगाव का बात आ रहा है उस वाक्य में, तब हम क्या लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। और यदि जब किसी वाक्य में पढ़ रहे हैं और से चिन्ह है लेकिन उसका जो भाव है साथ है, उसमें अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई चीज जुड़ी हुई है, ठीक है, तब हमारा वहां पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तृतीया वाला, यानी तृतीय विभक्ति का रूप लगाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। से चिन्ह दोनों का है, लेकिन तृतीया में क्या साथ रहता है कोई चीज। अब कलम से, यानी कलम हाथ में रहेगी तभी ना लिख पाएंगे, राम कलम से लिखता है तो कलम रहेगा तभी ना लिखेगा, तो यानी जो कलम क्या है, साथ दे रही है। ठीक, अब यही पंचमी का से देख लीजिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां क्या होती हैं, पेड़ तो एक ही जगह है ना, कि जो हमारा पेड़ है एक ही जगह है। ठीक, जब पत्तियां यहाँ से गिरेगी, चाहे यहाँ से कहीं से भी गिरेगी, तो ये यहाँ पे आएगी, चाहे यहाँ गिरेगी, चाहे यहाँ गिरेगी, चाहे यहाँ गिरेगी। तो क्या पत्ती यहाँ से गिरी है तो यहीं पे रहती है, नहीं ना रहती है, दूरी में जाके गिरता है। तो यहाँ पे पत्ते क्या अलग हो रहे हैं कि नहीं, है तो पेड़ का ही वो चीज, पत्ती जो है पेड़ से ही संबंध रखती है, लेकिन क्या है जब वो टूट जाती है, चाहे किसी सूख भी जाती है, तो वो टूटता है जब, तो पेड़ से अलग होता है कि नहीं, तो दूरी हो रही है कि नहीं। पेड़ तो एक ही जगह है, लेकिन पत्ता उसका क्या उड़ के कहीं भी जा सकता है, पूरब को जाए, चाहे उत्तर को जाए, चाहे दक्षिण को, चाहे नीचे, चाहे ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे ही जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब पंचमी में क्या है, तृतीय और पंचमी में बस यही फर्क है कि तृतीय विभक्ति में कोई चीज साथ जुड़ी रहेगी। ठीक, वहीं पे जो पंचमी विभक्ति है उसमें क्या है, चीज दूर हो रही है। इतना कंफ्यूजन जो है आप लोग अपना क्लियर कर लीजिएगा।
क्योंकि दोनों का चिन्ह से है। तो यहाँ पे जो से है इसका क्या है, द्वारा अर्थ में है, और यहाँ का जो से है इसका अर्थ क्या है, अलगाव अर्थ में। समझ में आ गई बात? तो दोनों क्लियर हो गया। तो जब भी हमारा पंचमी विभक्ति का कारक पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, अपादान, और जब चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या हम बताएंगे, से। लेकिन ये जो से चिन्ह है किस अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में होगा। यानी जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी चीज जो है दूर होती हुई नजर आएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए उदाहरण से भी समझ लेते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे उदाहरण से। तो पंचमी विभक्ति का कारक पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, अपादान कारक, और जब चिन्ह पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, से। लेकिन ये जो से है किस भाव में होना चाहिए, अलग होने के भाव से होना चाहिए। यानी कोई चीज अलग हो रही होगी तब यहाँ पे हमारा पंचमी विभक्ति वाला से काम करेगा। ठीक, अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण में लिख लो तो फिर आपको समझा रही हूँ ना। अभी जो बुक है आप लोगों की व्याकरण भी थी, इसी में से एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दे रही हूँ आप लोगों को। इसमें एग्जाम्पल दिया है, मोहन विद्यालयात् आगच्छति। मोहन विद्यालय से आता है। ठीक, अब ये जो हमारा विद्यालय से है, से चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि तृतीय विभक्ति आएगा कि पंचमी। कंफ्यूजन होता है ना कि अब यहाँ पे से चिन्ह तो तृतीय का भी है, पंचमी का। अब एग्जाम में तो हमें ये नहीं रहता कि आज पंचमी पढ़ा जाए तो पंचमी का ही हम लोगों को एग्जाम्पल या उदाहरण देना है। यहाँ पे हमारा तृतीय भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें कैसे पहचानेंगे कि मोहन विद्यालय से आता है। अब ये पंचमी विभक्ति ही इसमें काम कर रही है इस वाक्य में, कैसे जानेंगे? तो इसका प्रश्न बनाएंगे, कहां से, कहां से आ रहा है, विद्यालय से। तो यानी जो ये विद्यालय है या किससे, प्रश्न क्या बनाएंगे, कहां से या किससे। ठीक है, अब ये इसको जब हमें निकालना है कि पंचमी विभक्ति कैसे प्रयोग हुआ है तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, कहां से अलग हुआ या कहां से दूर हुआ या किससे जो है अलग हुआ या दूर हुआ। ठीक, इस तरह से प्रश्न बनाएंगे। तो कहां से अलग हुआ, विद्यालय से। अब विद्यालय जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपका विद्यालय है। ठीक, अब विद्यालय से घर कहाँ आ रहा है, घर कोई ना आएगा। जो हमारा मोहन है, विद्यालय से घर कोई ना आएगा। चाहे घर से विद्यालय जाएगा, चाहे विद्यालय से घर आएगा, यही ना कहा जाएगा। तो ये जो घर है ये भी स्थिर है, और ये जो स्कूल है ये भी स्थिर है। एक ही जगह ना है। घर क्या आपका उड़ के वहां जाता है, नहीं ना जाता, एक ही जगह ना है। जहाँ आपका घर बन जाता है, मान लीजिए किराए पे रह रहे हो तब तो बात दूसरी कि भैया 4 महीना वहां रह रहे। जरूरी नहीं है, किराए वाले जो किराए पे रहते हैं वो लोग भी 10 साल 20 साल एक ही जगह रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घर है और जो विद्यालय है स्थिर है। अब मोहन जो है चाहे घर से विद्यालय जाए या विद्यालय से घर आए। अब विद्यालय से यहाँ पे मान लीजिए घर है, ये विद्यालय है, तो मोहन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये जो बीच में दूरी बन रही है इसी को डिस्टेंस बोलते हैं ना कि नहीं। जो हमारा डिस्टेंस है यानी दूरी है, बन रही है कि नहीं बन रही है। तो विद्यालय से अलग हो रहा है कि नहीं मोहन, तो कहाँ से अलग हो रहा है। अब यहाँ पे जो से चिन्ह है अलग होने के अर्थ में है। वाक्य को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि मोहन जो है विद्यालय से दूर जा रहा है, और कहाँ को जा रहा है, घर को जा रहा है। तो दूरी उसकी विद्यालय से बन रही है, यानी अलग हो रहा है विद्यालय से। इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है हमारा, पंचमी। क्या लग गया है, पंचमी। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह दूसरा वाक्य भी समझ लीजिए। अब ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वृक्षात मतलब वृक्ष से। वृक्ष नहीं समझ पा रहे हैं तो पेड़ से। पेड़ से तो समझ जाएंगे ना। पत्राणी यानी पत्ते। अब एक पत्ता होता तो पत्रम बोलते हैं, लेकिन क्या बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए बहुवचन है तो क्या हो गया, पत्ते। ठीक, पतंती। अब बहुवचन यानी बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो उसके साथ उसकी क्रिया भी चलेगी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक, यही है ना इसका हिंदी अनुवाद, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हमारा पूरा वाक्य क्या आ गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं चाहे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, दोनों बात एक ही है। वृक्ष कहिए, वृक्ष जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो पेड़ तो समझ जाएंगे ना। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ देखिए, अब मान लीजिए पेड़ यहाँ पे है। ठीक, अब इस पेड़ से जो पत्ता गिरेगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कहीं से भी पत्ता गिरेगा
तो गिर के चाहे यहाँ आएगा, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, नीचे जमीन पे ही गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। मान लीजिए ऊपर उड़ के भी जाएगा तो थोड़ी देर बाद फिर नीचे ही आएगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक, तो ये जो पत्ता है, पत्ता यहाँ पेड़ पे यहाँ लगा है, अब यहाँ से इसकी दूरी, चाहे यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, दूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? पत्ता जो है गिर रहा है तो पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं, ये चीज आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? या पतझड़ में जब पेड़ से हमारा पत्ता गिरता है, घर की महिलाएं फिर झाड़ू लगाएंगी, उसको सफाई करके फेंक देंगी। अब मान लीजिए यूज करने लायक रहेगा तो यूज भी कर लेते हैं, कुछ लोग खाद के रूप में यूज करते हैं, कुछ लोग जो है धुआं कर देते हैं कि मच्छर उच्छर जो है भाग जाए। तो हमारा जो है उस समय आप लोग देखते हैं कि नहीं कि जो पत्ता है गिरता है तो छत पे हवा के द्वारा जो है, यहाँ पे है पत्ता, भी हवा चला तो फिर दूर और चला जाता है। तो वो जो पत्ता था पेड़ से सटा हुआ था तो उससे उसकी दूरी होती जा रही है कि नहीं होती जा रही? तो पत्ता क्या अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब पेड़ से पत्ता गिरता है, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पे जितने भी पत्ते होते हैं सब उड़ उड़ के आपके आंगन में, आपके छत पे, चाहे आपके बालकनी में, या फिर जहां पे पेड़ है उससे नीचे भी गिरते हैं। तो वो पेड़ से दूरी पे ना है, पेड़ तो ऊपर है लेकिन उस पेड़ से जो दूरी बन रही है वो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे जो ये पत्ता है, ठीक है, किससे अलग हो रहा है? इस पेड़ से। किससे अलग हो रहा है? इस पेड़ से। अब अलग जिससे हो रहा है उसी में क्या लगाएगा? हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। अब इसका प्रश्न बना के निकाल लीजिए, पंचमी किस शब्द में लगेगी, कैसे निकालेंगे? कहां से या किससे? किससे पत्ते अलग हो रहे हैं या कहां से पत्ते अलग हो रहे हैं? उसका आंसर क्या आ रहा है? पेड़ से या वृक्ष से। तो इस वृक्ष में और पेड़ में ही क्या लगाएंगे हम? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इसको किस शब्द में पंचमी लगेगी, तो कहां से या किससे, इसका जो उत्तर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अब हमें किसी वाक्य में पंचमी विभक्ति है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो इसको कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य होगा, अब मान लीजिए यही वाक्य है, मोहन विद्यालय से आता है, तो विद्यालय तो एक ही जगह है और मोहन घर पे भी आएगा तो विद्यालय से दूरी पे ही आ रहा है ना, दूर विद्यालय से अलग होके ही ना घर पे आ रहा है। ठीक, तो अलग होने का भाव आपको वाक्य में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इससे तुरंत समझ जाएंगे किसमें पंचमी लगेगा, तृतीया नहीं लगेगा। अगला देखिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक ही बात है। ठीक, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वृक्ष से तो पेड़ से ही लगा ले। ठीक, कि पेड़ से, अब जैसे हम लोगों का दो नाम होता है ना, एक ओरिजिनल होता है, एक क्या होता है, निक नेम बोलते हैं ना, बुलाने वाला घर का जो है। तो उसी तरह ये जो वृक्ष है इसको समझ लीजिए, इसके दो नाम है, पेड़ इसका निक नेम है और वृक्ष क्या है हमारा, इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ पे पहले तो पत्ते सटे हुए हैं या चिपके हुए हैं, पेड़ में ही है, लेकिन जब उससे मुरझा के या फिर किसी भी कारणवश से, अब जैसे पेड़ ही हिलाते हैं तो कितने सारे पत्ते क्या गिरते हैं, तो वो पत्ते अलग होते हैं कि नहीं? अब आम का जैसे सीजन इस समय अभी था, आज मई जून में आंधी तूफान आता है तो भी हमारा पत्ता जो है उड़ उड़ के जाता है कि नहीं? तो पेड़ से वो पत्ता क्या अलग हो रहा है। यहाँ तक कि आप आम का पेड़ है किसी के बगीचे में, तो हम लोग ढेला लेके मारते हैं कि आम टूट जाए, तो उसके साथ भी हम जब आम तोड़ते हैं पत्थर मार के तो भी उसके साथ पत्ता गिरता ही है। तो जो पत्ता गिर रहा है पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अब जब अलग हो रहा है तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? हमारी पंचमी विभक्ति आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो अलग होने का भाव आ रहा है कि नहीं? अब पत्ता क्या है? अलग हो रहा है, किससे? वृक्ष से। पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष से। तो यहाँ पे हमारा क्या लग गया? पंचमी विभक्ति। तो उदाहरण से भी समझ गए आप लोग, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब है पहचानने की ट्रिक। पहचानने की ट्रिक हमारा यही हो गया, इसमें बता ही दी हूँ लगभग, लेकिन पहचानने की ट्रिक क्या है? हम प्रश्न क्या लगाएंगे? एक तो हम प्रश्न के जरिए जान सकते हैं, तो प्रश्न के जरिए क्या जानेंगे? कहां से अलग हो रहा है, इसका जो उत्तर आएगा उसमें पंचमी लगाएंगे, या किससे। दो तरह का प्रश्न बना सकते हैं, कहां से अलग हो रहा है या किससे दूर हो रहा है। तो उसका जो उत्तर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ये समझ में आ गया? अब इसको पहचानेंगे कैसे? कि जो वाक्य है, वाक्य का जब हम अर्थ निकालेंगे उसमें तब से चिन्ह होगा। ठीक, साथ ही साथ जो से चिन्ह है वो किस अर्थ में होगा? अलग होने के अर्थ में होगा। जब किसी वाक्य में उसका जो भाव है अलग होने के रूप में आ रहा है तब हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें पंचमी विभक्ति है। ठीक, इसको लिख भी लीजिए कि जब वो वाक्य
में से चिन्ह अलग होने के भाव से आए तो उस वाक्य में पंचमी विभक्ति लगेगी। तो ये तो वाक्य को पढ़ के हम समझ जाएंगे कि उसमें अलग होने का भाव आ जाएगा, तब क्या पंचमी लगेगी। अब किस शब्द में लगेगी तो उसको जो है हम प्रश्न बना के पूछेंगे कि कहाँ से अलग हो रहा है या किससे दूर हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी। अब जैसे मोहन कहाँ से आता है, विद्यालय से आता है, या मोहन किससे अलग होके आ रहा है तो क्या आया, विद्यालय से। अब यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, वृक्ष से, यानी वृक्ष में पंचमी लगा। पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं या पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, तो उत्तर क्या आया, वृक्ष से। तो वृक्ष में हमारा क्या लग गया, पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो पहचानने की ट्रिक भी जान गए कि से चिन्ह दिखेगा या फिर उसका जो भाव है वो अलग होने के अर्थ में दिखेगा। ठीक, से चिन्ह को देख के ही नहीं लगाना है हमें। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि से चिन्ह आ गया तो ही हम पंचमी मारते नहीं, पहले उस वाक्य को पूरा पढ़िए, उसमें फिर ये देखिए कि कोई चीज अलग हो नहीं ना हो रही है। यदि कोई चीज अलग हो रही है तब वहां पे पंचमी मारेंगे, नहीं तो तृतीया पे फिर जो है थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब किस शब्द में लगेगी कैसे पता करेंगे, प्रश्न बनाएंगे कहाँ से और किससे। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि परीक्षा में प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न क्या बन सकता है। पहला तो बन जाएगा पंचमी विभक्ति का कारक क्या है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, पंचमी विभक्ति का चिन्ह। ठीक, ये बन सकता है। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या बन सकता है, रिक्त स्थान बेस पे, जैसे यहाँ अंडरलाइन करके दे दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया पत्राणि पतंती, यहाँ ब्रैकेट में दे देगा वृक्षम वृक्षाय वृक्षा। ठीक है, इन तीनों में से छाट के भरना रहेगा। ठीक है, और चौथा किस तरह से बन सकता है, चौथा हमारा जो प्रश्न है बन सकता है अनुवाद बेस पे। अनुवाद बेस पे कैसे बन सकता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसको संस्कृत में अनुवाद करिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। या फिर कह देगा कि इसमें कौन सा शुद्ध रूप है। ठीक, जैसे यहाँ पे है तो हमारा जो है इसका जो है पंचमी विभक्ति का कारक क्या है, अपादान है। क्या है, अपादान। चिन्ह क्या है, से है, और साथ में याद रखेंगे अलग होने के अर्थ में। ये जरूर याद रखिएगा कि पंचमी से चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। इससे तुरंत आपका माइंड बता देगा कि यहाँ पे जो से चिन्ह लगा है किस अर्थ में लगा है, अलग होने के अर्थ में लगा है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है 2 मिनट में रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि जो हम लोग पूरा पढ़े हैं उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक, अब है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसका कारक व चिन्ह। तो कारक जब भी पूछा जाएगा तो अपादान बताएंगे, और चिन्ह जब पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, से बताएंगे। और इस से के साथ आप लोग अलग होने के अर्थ में ये भी याद रखिएगा, जैसे बोले पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। ऐसे जब साथ में याद किए रहेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पंचमी में जो ये से लगा है तो उसमें जो वाक्य मिलेगा उसमें कोई ना कोई चीज अलग हो रही होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक है हमारा उदाहरण, तो हम लोग पढ़े ही हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती पढ़ लिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अब क्या है, पहचानने की ट्रिक। तो ये जान लीजिए कि जैसे कोई वाक्य है उसको जब हम पढ़ेंगे तो उस वाक्य में कोई भी चीज क्या है, किसी चीज से अलग हो रही होगी, ऐसा भाव जो है हमें उसमें देखने को मिलेगा। से चिन्ह तो मिलेगा ही, लेकिन से चिन्ह तृतीया का भी है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वाक्य है उसका अर्थ निकालेंगे और उसमें हमें जो है कोई चीज जो है किसी चीज से अलग होती हुई महसूस होगी। तो जब अलग होने का भाव आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है हमारा क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। अब पंचमी विभक्ति किस शब्द में लगाना है ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो इस बात का पता लगाने के लिए हम प्रश्न बनाएंगे, कहाँ से अलग हो रहा है या किससे अलग हो रहा है या किससे दूर हो रहा है। ठीक है, कहाँ से अलग हो रहा है
किससे अलग हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो उत्तर आएगा वही हम उसी शब्द में हमारा क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि ये हम नहीं समझ पाते किस शब्द में लगाएं। अब ये तो पता हो गया कि इसमें पंचमी लगेगा, सेन चिन्ह आ गया, किस शब्द में लगेगा पता ही नहीं चलता है। तो इसको जो है ये आसान ट्रिक है कि जब कहाँ से किससे अलग हो रहा है, चाहे दूर हो रहा है या चाहे बिछड़ रहा है, ठीक है, जैसे आपको समझना है। तो ऐसे प्रश्न बना के उत्तर निकालेंगे, उसका जो उत्तर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति, यानी पंचमी का जो शब्द रूप बनता है वो लगा देंगे, ठीक। अब परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनता है, पहले कारक पूछ देगा, चिन्ह पूछ देगा और ऐसे डैश करके रेखांकित करके और ब्रैकेट में जो है दे देगा शब्द और उसमें बोलेगा सही शब्द चुन के भरिए, ठीक है। और अनुवाद बेस पे पूछ सकता है, हिंदी दे देगा और क्या बोलेगा, या संस्कृत में अनुवाद करिए, ठीक। तो आई होप आप लोगों को आज की जो ये वीडियो है पंचमी विभक्ति का इंट्रोडक्शन कर लीजिए या पंचमी विभक्ति का परिचय। तो इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का बेसिक टू एडवांस जो है सब कुछ धीरे धीरे समझे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इसका जो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से देख लीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब चीजें नहीं समझ में आती तो एक दो बार रिपीट कर लिया करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा जो अगला वीडियो होगा आप लोगों की बुक में जो पंचमी विभक्ति का 1 2 3 जो पॉइंट करके दिया हुआ है उसी को मैं बताऊंगी, जो एग्जाम्पल दिया उसी के जरिए, साथ ही साथ यदि उसका सूत्र बन रहा है तो वो भी बताऊंगी, ठीक। और जाने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और किस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ये भी मैं जानना चाहूंगी। मुझे खुशी होती है कि आप लोगों का जब कमेंट आता है तो मन करता है कि कितना जल्दी और वीडियो बनाऊं और फिर आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचे। अब वीडियो जो है यदि लेट हो रही है तो आप लोग परेशान ना हुआ करिए, क्योंकि बात आती है समय की। और आप लोग इतने तो समझदार हैं कि जब कोई एक व्यक्ति उसी पे सारा जो है बर्डन होगा पूरे घर का तो किस तरह से मैनेज करता होगा, कि पढ़ाई भी, बच्चे भी, जो हमारी गृहस्थी है उसमें का जो काम आप लोग जानते हैं दिन भर क्या बताना है। तो लेट होती है वीडियो तो आप लोग परेशान मत होइए, एक आध दिन ही लेट होगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने लेट हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करा करिए, नहीं वेट करना है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मैं देखेंगी जैसे 1 2 3 वीडियो नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। चलिए उनकी मतलब उनकी भाई इच्छा है, देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग मेरे सपोर्टर हैं सब लोगों को मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप लोगों का सपोर्ट देके ही मतलब हम लोग मोटिवेट होते हैं और मन करता है कि और वीडियो बनाए। हम लोग यूट्यूब पे जो है वो भी देखते हैं शॉर्ट्स, तो उसमें देता है ना कि तुम्हारी वीडियो कोई नहीं देखेगा, तुम क्यों बना रहे हो। तो लेकिन उसमें वो आंसर देता है कि जो 3-4 लोग देख रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा। तो मैं मतलब इस समय में समझे 180 जो प्लस हैं लोग मेरे साथ, उन्हीं लोगों के लिए बना रहा, ठीक है। तो आप लोगों का जो कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करता है और मेरा जो प्रयास है आप लोगों को सरल से सरल कर लीजिए या इजी टू इजी, ठीक है। आप जैसे समझना चाहे, हिंदी में समझना चाहे या फिर इंग्लिश में, उस तरह से मैं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोगों को सारी चीजें समझा देती हूँ। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि 0 लेवल का बच्चा भी यदि मेरी वीडियो देखे तो उसे सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा लाइव सेशन लेने के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए लाइव सेशन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले मैं कहूंगी कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक। आज जाते जाते अपने चेहरे पे स्माइल रखें, माइंड को पॉजिटिव रखिए और आपका जो भी लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।